हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हमारे क्या प्राकृतिक कौन कौन से संसाधन होते हैं उसके बारे में बताऊंगा और इस संसाधन से मनुष्य किस तरह जुड़ा हुआ है, उसकी क्या आवश्यकताएं पूरी होती हैं, सबका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम क्या है, IQ विनोद। इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर शिक्षा से संबंधित टॉपिक मिलते रहें और आपका शिक्षा स्तर हमेशा ऊंचा रहे। क्योंकि देखो, मानव जीवन क्या है, जब तक विकास है तब तक आपका अस्तित्व है। जब आपका विकास समाप्त हो गया, आपका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि चर्चे तभी होते हैं जब कोई आप काम करते हैं। इसलिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम हाईलाइट होते रहते हैं और अपना विकास दिनों दिन हम करते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें अपना समय किस पे देना चाहिए, शिक्षा पे देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा हमारी क्या करता है, पहचान बनाती है। हमको अगर कोई जानता है, पहचानता है, अगर आज मुझे आप जान रहे हैं तो एजुकेशन की वजह से ही जान रहे हैं। और नाम जिसका है उसी को सब पहचान भी रहे हैं। और ये नाम कैसे मिलेगा, शिक्षा से। चलिए देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक मतलब जैसे धर्म के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार देखा जाए, जो ईश्वर से मिलते हैं, यानी प्रकृति से जो संसाधन मिलते हैं निःशुल्क, उससे कोई चार्ज प्रकृति हमसे नहीं लेती है। बल्कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो प्रकृति का दोहन करते चला जा रहा है। क्योंकि उसको निःशुल्क मिल रहा है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रतिदिन आए दिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है। तो ऐसे संसाधन है जिसका हमें क्या करना है, कैसे यूज करना है। ये कौन कौन से संसाधन होते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको संसाधन को दो वर्गों में बांटा है, जैविक और अजैविक। जैविक में क्या होते हैं, यानी इसको बोलते हैं बायोटिक, इन इंग्लिश लैंग्वेज बायोटिक। फर्स्ट एनिमल्स, सेकंड वनस्पति या प्लांट्स। देखिए वेजिटेबल्स उसके बोलते हैं, यानी जिसमें जंतु होते हैं, वनस्पतियां होती हैं। जैविक से आप यही समझ लीजिए जिसमें जीवन होता है, लाइफ होता है, इसको जैविक बोलते हैं। अजैविक आ जाइए, अजैविक में क्या होता है, अबायोटिक। अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इसमें लाइफ नहीं होती है, उनके क्या बोलते हैं, अबायोटिक थिंग्स। देखिए क्या है, नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय मीन्स जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, गैर परंपरागत जिसको बोलते हैं। और फिर अनव्यकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगर एक बार हम इसको यूज कर लिए फिर क्या होता है, या समाप्त हो जाता है, या इनकी जो क्षमता है, इनका जो संसाधन का क्षेत्र है वह लिमिटेड है। एक समय के बाद क्या होंगे, अंत हो जाएगा, इसका समाप्त हो जाएगा। तो अच्छा, नव्यकरणीय में यानी नवीकरणीय में देखिए कौन कौन से, इसको नवीकरणीय भी बोलते हैं, इसको गैर परंपरागत भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको अक्षय ऊर्जा के स्रोत भी बोलते हैं, जो कभी नष्ट ना हो। जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। वायु क्या है, ये भी निःशुल्क मिलता है, हमारे एटमॉस्फेयर में है। जो पर्यावरण में जो होता है, चारों तरफ वायुमंडल होता है, उसमें जो गैसें होती हैं वह जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी कि जो अजीव है, अजैविक है, उनके लिए भी आवश्यक है। अजैविक तो है ही है वायु। अब इसका प्रयोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग हो गए, श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं हम वायु से ही। देखिए उसमें कई प्रकार के धूल कण मिट्टी भी मिले रहते हैं। वायु जो होता है पॉलिनेशन में भी सहयोग करता है, जीवों के जीवन के लिए ऑक्सीजन भी देता है। और फिर देखिए जल, जल भी एक अजैविक पदार्थ है, इसको प्रकृति हमें निःशुल्क देती है। क्योंकि 75% जो है अर्थ पर क्या है, वाटर अवेलेबल है, जल उपलब्ध है, जिसमें कि 1% ही जो है ड्रिंकेबल वाटर है, यानी पेय है। उसके बाद जो और हैं क्या कहते हैं, उनका कोई यूज नहीं है, वेस्ट। जैसे समुद्र का पानी बहुत ज्यादा है लेकिन वह खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें मिनरल्स अधिक हैं, सोडियम के, क्लोराइड के, ये सब मिनरल्स उसमें ज्यादा है। इस वजह से उसका जल क्या होता है, खारा होता है। और खारा होने की वजह से हम लोगों के लिए वह एप्लीकेबल नहीं है। इसको क्या करते हैं, शुद्धिकरण करके लोगों को मतलब भेजते हैं, लोग उसका यूज करते हैं। और अच्छा, जल देखिए पौधों के लिए भी उपयोगी है। जल से देखिए ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, हाइड्रो पावर जो होते हैं बिजली से उत्पन्न की जाती है। और फिर आते हैं मिट्टी, सॉयल। सॉयल यानी देखते हैं जिसपे हम लोग टिके हुए हैं, जिस पर हम लोग हैं, इसको मिट्टी है। इससे हमें क्या फायदा मिलता है, इस मिट्टी से देखिए आप लोग खेती करते हैं, इसी मिट्टी से आप देखते हैं मकान बनाते हैं,
इसी मिट्टी में क्या करते हैं, पौधों की रोपाई करते हैं। यदि यह मिट्टी न हो तो हमारा भी आधार नहीं रहेगा, क्योंकि पृथ्वी भी मिट्टी से ही बनी ग्रह है। इस पे क्या है, सभी प्रकार के जीव जंतु सर्वाइव कर रहे हैं, हरे पेड़ पौधे भी उसमें उग रहे हैं, उसमें मिनरल्स मिल रहे हैं जो हमें भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। ये मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, यही चट्टान होते हैं, मिट्टी होते हैं, इसी से धीरे धीरे पौधे इसको अपने अंदर दूसरे फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं। फिर उसके बाद हम उस पौधे से जो फूल फल या उसके बीज मिलते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं, वह फिर हमारे बॉडी में जाता है। इससे हमारा बॉडी क्या करता है, उसको अवशोषित एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड में रहता है पोषक तत्व, और ब्लड से क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। हमने इसके पहले परिवहन सिस्टम में भी पढ़ाया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सर्कुलेशन है। इसके बारे में बढ़िया से बताया था। तो ये देखिए जल हो गया। आ जाइए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से कोई अछूता नहीं होगा। बस भले हम पहले भी लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करते चले आए, लेकिन कोई जानता नहीं था। अब देखते हैं, सूर्य है, इसके जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को सौर ऊर्जा कहते हैं। आजकल वैज्ञानिक लोग क्या हो गए, सोलर पैनल का प्रयोग करते हैं। उसकी ऊर्जा से क्या करते हैं, सौर ऊर्जा किसमें बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, विभिन्न घरों, उद्योगों, यहाँ तक कि ट्रेन, गाड़ियों में, हर जगह उसको क्या करते हैं, परिवहित कर दे रहे हैं, यानी भेज दे रहे हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। और आपका अच्छा सौर ऊर्जा कहाँ कहाँ भी फायदेमंद हो रहा है। जैसे आप पहाड़ों पे ऊबड़ खाबड़ जगह है जहाँ पर अच्छे से बिजली के खंभे लगाना आसान नहीं है, वहाँ कोई और भी उपकरण लगाना आसान नहीं है, तो वहाँ क्या करते हैं, सोलर पैनल लगा देते हैं। फिर इससे क्या होती है, उनको एनर्जी मिलती है, जिससे क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, और भी प्रोग्राम देखते हैं इसी सौर ऊर्जा के द्वारा। अब फिर आ जाइए अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मिनरल्स हैं। मिनरल्स जो होते हैं पृथ्वी के अंदर हैं या खनिज हैं, जो एक सीमित मात्रा में है। कुछ समय बाद इनकी क्या होती है, जो क्षमता है खत्म हो जाती है, जो इनका भंडारण है वह खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जीवाश्म ईंधन है, सॉरी मैंने गलत बताया, खनिज जो है ये सब क्या है, अनवीकरणीय, हाँ ये समाप्त हो जाने वाले हैं। और फिर जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल्स होते हैं, ये भी एक समय बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। देखते हैं जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं प्राचीन समय में चट्टानों के नीचे दब जाते हैं। फिर उससे क्या बनता है, ऑयल बनते हैं, कोयला बनता है, और भी विभिन्न प्रकार के खनिज बनते हैं। लेकिन इनका एक भंडारण क्षमता जो है सीमित है, क्योंकि इसकी लोग क्या कर रहे हैं, खुदाई बहुत कर रहे हैं। आजकल मानव इतना लालची हो गया है कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसी खिलवाड़ की वजह से कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं। जैसे उत्तराखंड में हो गया, और जगह है देखिए जहां पर लैंडस्लाइड हो जाती है, यानी मिट्टी वहां की क्या हो जाती है, खिसक जाती है, पहाड़ चट्टान गिर जाते हैं। ये सब क्या है, अच्छा ये सब क्या है, लिमिटेड है। और ये जो वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा, ये सब लिमिटेड नहीं है, यानी इनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे सॉइल है, इसके अंदर जो पार्थिव किरणें होती हैं, पृथ्वी के अंदर रेडिएशन जो होता है, किरणें होती हैं, यानी हीट होता है, उसका भी प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इस तरह हमने क्या बताया, प्राकृतिक संसाधन हमारे कौन कौन से हैं, जैविक, अजैविक, जैविक में जंत वनस्पति, अजैविक में नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय वे होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका हम बार बार उपयोग करते हैं, समाप्त नहीं होते। अनवीकरणीय क्या होते हैं, एक समय बाद क्या हो जाते हैं, इनकी जो है क्या कहते हैं कि क्षमता जो है समाप्त हो जाती है। तो इस तरह हमने क्या समझा, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। प्राकृतिक संसाधन का मतलब ही समझ लीजिए जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। आप लोग इसका चार्ट चाहे बना लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं 1 मिनट में। नोट करते चलिए। और फिर देखिए आप अपने आसपास जितना भी देख रहे हैं, सब कुछ जो दिख रहा है ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा मिल रहा है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जो भी वस्तुएं हैं वो सब प्राकृतिक संसाधन हैं, और इससे क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। जैसे भोजन की आवश्यकता है, उसको हम किससे पूर्ति कर रहे हैं, पेड़ पौधों से, यानी कि जीव जंतुओं के मांस से भी देखने लोग खा रहे हैं, उसका भी प्रयोग कर रहे हैं। आप अपने लिए गाड़ी मोटर का, अच्छे अच्छे मकान का प्रयोग कर रहे हो, किससे, इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से। पृथ्वी के अंदर से लोहे वगैरह जो होते हैं, खनिज की खुदाई होती है, उसका हम दूसरे फॉर्म में चेंज करके बढ़िया से गाड़ियां बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, हवाई जहाज तक बना दे रहे हैं। मकान देखिए, इसी मिट्टी से ईंट बनाते हैं, इसी मिट्टी के अंदर से खनिज जो निकलते हैं उसका प्रयोग करते हैं आयरन के रूप में, जो सरिया हो गई, गिट्टी हो गए, मोरम हो गए, सीमेंट हो गए, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। ये सब कहाँ से मिल रहे हैं, इसी प्रकृति से निःशुल्क मिल रहा है, किसी तरह कोई शुल्क नहीं है, प्रकृति हमको दे रही है। लेकिन बस एक है कि क्षमता के बाद जब हम उसका
ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे क्या होगा, यह समाप्त हो जाएगा। तो हमें सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, प्रकृति के संसाधन का संरक्षण भी करना चाहिए। और फिर देखिए कृषि हेतु देखते होंगे आप, मिट्टी उपजाऊ कहाँ से मिल रही है, इसी प्रकृति से मिल रही है। आप यातायात के लिए मार्ग बना रहे हैं कहाँ पर, इसी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों के द्वारा। तारकोल हो गया, डामर हो गया, सब कुछ जो प्रयोग कर रहे हो, सीमेंट का प्रयोग कर रहे हो आप, बढ़िया बढ़िया मशीनें लगा रहे हैं, जेसीबी वगैरह से जो खुदाई कर रहे हैं। जेसीबी किससे बना है, इसी प्राकृतिक संसाधन से ही बना है, कहीं से इसे मेड बन के अपने आप नहीं गिरा है। इसको क्या कर रहे हैं, ये भी हमें प्राकृतिक से मिल रहे हैं हम। तो आप इसको देख सकते हैं। तो लिख लीजिए परिभाषा, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, लिखिए। हम यहां लिखा दें, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग बना लिए होंगे, तो मैं चल रहा हूं बना मिटा। हेडिंग डालिए प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज। लिखिए या पहले आप लिख लीजिए संसाधन किसे कहते हैं, तब उसके बाद प्राकृतिक आइए। संसाधन, संसाधन हम लोग भी हैं, मनुष्य भी एक संसाधन है। इसके इंग्लिश में लिखिए रिसोर्सेज। देखो हमारे आसपास ऐसे संसाधन वही होंगे ना, हमारे आसपास उपस्थित हर एक वस्तु हमारे आसपास उपस्थित हर एक वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी, हमारी आवश्यकता क्या है, विभिन्न प्रकार की हैं। हर एक मनुष्य की अलग अलग आवश्यकता है। कोई सोचेगा हम हवाई जहाज से चलें, कोई सोचेगा साइकिल ही मुझे मिल जाए, कोई सोचेगा मेरा हाथ पैर ही सही हो उससे ही चले, कोई सोचेगा मुझे बुलेट मिल जाए, अपाची मिल जाए, इससे सोचेगा ना। सबकी आवश्यकताएं क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो कह रहा है हमारे आसपास उपस्थित हर एक वस्तु, यानी कि कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी विभिन्न, भाई हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, विभिन्न प्रकार की हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं, हम संसाधन कहलाते हैं। अभी हमने बताया भी संसाधन कितने प्रकार के हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन होता है जिसमें क्या होता है, जैविक और अजैविक। इससे पहले हमने डायग्राम बना के बता दिया है। तो देखिए संसाधन क्या है, हमारे आसपास उपस्थित हर एक वस्तु, या देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर एक वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं, यानी चाहे मिट्टी हो गया, चाहे पेड़ हो गया, चाहे कुर्सी हो गया, इन सब का जो प्रयोग कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं पूर्ण के लिए ना। जैसे पेड़ हो गया उसका क्या करते हैं हम, उससे मकान बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, कागज बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद कुर्सी मेज
तखत, बेड सब बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसके? पेड़ के द्वारा। तो उससे जो हम कर रहे हैं वो क्या है? हमारे लिए संसाधन है। मिट्टी हो गया, मिट्टी का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? मकान बना रहे हो, फिर उसके बाद खेती कर रहे हो इसमें, और इससे ईंट बना रहे हो, और मिट्टी से ही देखिए चट्टान भी बनता है, सब उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये भी क्या है? हमारे लिए संसाधन है। तो कह रहा है कि हमारे आसपास उपस्थित जो भी संसाधन है। चलिए प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिख लो। इसको मिटा दें, हेडिंग डालिएगा प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए प्राकृतिक संसाधन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा टॉपिक भी है। लिखो नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसकी परिभाषा प्राकृतिक से आप समझ ही जाइए, जो प्रकृति से मिलता है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक। तो आप लिखिए ऐसे संसाधन हम लिख दे रहे हैं, चाहे ऐसे संसाधन, आधा परिभाषा तो आप नाम से समझ सकते हैं। ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हों, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। देखो प्रकृति मतलब इसको मनुष्य नहीं बनाता है, इसको कौन बनाएगा? प्रकृति बनाएगा, नेचर बनाएगा। हम आप उसको नहीं बना सकते। अगर हम आप बना देंगे तो कृत्रिम हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। लेकिन यह क्या है? यहाँ जिसको प्रकृति बनाती है मिलते हो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे में आप लिख लीजिए, चाहे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब बहुत से आदि, ठीक है। चट्टान भी है, मिट्टी में ही आ जाएगा। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, प्रकृति ने जिनका निर्माण किया है उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? इनको मनुष्य नहीं बनाता है। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन में हमने बताया भी था दो प्रकार के होते हैं, जैविक, अजैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में क्या होते हैं? लिविंग्स आते हैं, यानी जो सजीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु। और एबायोटिक में क्या होते हैं? नॉन लिविंग आते हैं, जिसके अंदर कोई जीव नहीं होता है। जैसे आपको चट्टान हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, इसमें क्या जीव होता है? नहीं होता ना। इसमें जैसे जान जिसे लोग बोलते हैं जान होता है क्या, या जीवन की जो सभी क्रियाएं करती हो, क्या होता है? इसमें श्वसन होता है, रिस्पायरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, लोकोमोशन होता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। तो इसलिए क्या हो जाते हैं? नॉन लिविंग हो जाते हैं। इसको आप लिख लीजिए, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। इस तरह हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में जान सकते हैं। आप देखिए सूर्य का नाम सुने हैं, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। ये हमें क्या करता है? जितना जीवन है पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी पर जो जीवन है उसका सबका क्या है? कौन है? आधार सूर्य है। अगर सूर्य ना हो तो इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हो, क्योंकि सूर्य की लाइट जो होती है क्या करती है? सूर्य की लाइट जो होती है क्या करती है? उसमें फोटोसिंथेसिस में कार्य करता है। आपका वर्षा हो रही है उसमें कार्य कर रहा है, और एक गर्मी देती है जिससे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वृद्धि करते हैं, या उनमें जनन होता है जीव जंतुओं में। अगर सूर्य की लाइट ना हो तो क्या होगा? ये सब संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, मौसम भी बदलते हैं इसी सूर्य की लाइट की वजह से, ठीक है। कभी जाड़ा है, कभी गर्मी है, ठंडी है, इस सब का प्रभाव इसी सनलाइट से पड़ता है। और फिर देखिए
क्या करता है, वायुमंडल जो हवा है उसके प्रवाह को बनाए रखता है कौन, यही सनलाइट। फिर क्या करता है, जलवायु को, अभी हमने बताया भी, जलवायु को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कौन, इस सनलाइट, सूर्य जो है। और फिर धरती में नमी सीलन, कहाँ कितना नमी होगा वही सनलाइट ही कर रहा है ना। जहां पर ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहां क्या होगा, सीलन तो होगा नहीं, वहां सूख जाएगी। देखते होंगे तालाबों में जब एक गर्मी की सीजन आता है, जब पानी सूख जाता है तो देखिए उसमें दरार पड़ जाता है, क्रैक पड़ जाता है। ये किसकी वजह से, इस सनलाइट की वजह से। अच्छा, जहां सनलाइट नहीं पहुंच पा रही वहां क्या है, दलदली है, वहां नम है, वहां मॉइस्चर है। जैसे सवाना वाना प्रदेश में चले जाइए, और जो होते हैं जहाँ पे कि सूर्य की लाइट नीचे जा ही नहीं रही है, वहां क्या है, एकदम दलदली है, वहां रेंगने वाले जीव जंतु पाए जा रहे हैं, बहुत घना हो जाता है वन। इस सन का लाइट का क्या है, बहुत ही बड़ा प्रभाव है किस पर, मानव जीवन में। और फिर सूर्य से, लाइट से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। विटामिन डी एक नेचुरल विटामिन है, कोई प्रश्न कर भी सकता है भाई एक ऐसा विटामिन है जो कहीं से ऐसे बाहर से नहीं मिलता है, सिर्फ किससे मिलता है, सनलाइट से मिलता है, जिससे क्या होता है, हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं। अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों में, रिकेट्स हो जाता है, इससे हड्डियां क्या होती हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना। ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, देखो कितना बेनिफिट दे रहा है। अब आ जाइए, वायु है। वायु भी क्या है, हम इसको देख सकते हैं क्या, हवाई को नहीं देख सकते हो ना, सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। हवा चल रही है, पेड़ पौधे की पत्ती हिल रही है, आपको ठंडी इससे लग रहा है, इसमें देखो ठंडक का सीजन है, अब यहाँ हम अगर खड़े हैं तो मुझे हवा लग रही, तो लग रहा है कि हाँ भाई वायु यहाँ पर उपस्थित है। और फिर क्या करता है, ये भी देखो बादल उदल बनाने का काम करता है, वर्षा में सहायक होता है वायु। और वायुमंडल में जो आर्द्रता बनी होती है, ह्यूमिडिटी बनी होती है, वायु उस पर बहुत ही क्या करता है, सहयोग करता है। अच्छा, वायु के बिना क्या हम जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते हो, क्योंकि वायु में क्या होता है, वायु तो सही बताएं, सबसे पहले कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। वायु में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होता है। जो ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही अप्लीकेबल है, ये जो हमारे जीवों को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। पेड़ पौधों के लिए कौन सा गैस जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमसे कौन ले लेता है, पेड़ पौधे ले लेते हैं हम। तो अब देखिए, जल, जल क्या है, जल भी बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, अजैविक पदार्थ है लेकिन बहुत ही उपयोगी है। कैसे, भोजन बनाने का काम आता है, कोई उसमें विलेयता, कोई पदार्थ अगर घोलते हैं वो भी आता है। आपके अंदर जो शरीर में पोषक तत्व हैं, ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, पानी है। और फिर देखते होंगे पेड़ पौधों में भी जो होता है, जाइलम फ्लोएम होते हैं, नीचे से जाइलम क्या होती है, पानी के द्वारा उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं शरीर के विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों में जाते हैं। अगर वही ना हो तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। और फिर देखिए, हमारे शरीर का जो 70% भाग है किससे बना है, लगभग जल से ही बना है। अगर किसी को देखो जल की कमी हो जाती है तो उल्टी पल्टी होने लगती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चों में भी देखिए काफी समस्याएं हो जाती है। इसलिए पानी शरीर में कमी नहीं होना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है, अब सोचो कि क्या सिर्फ जो लिविंग है वही जरूरी है, नहीं, नॉन लिविंग भी हमारे लिए उतना ही जरूरी जितना लिविंग से है। और फिर ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, खाना खाते हो क्या, सभी डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जल क्या करता है, उनको शरीर से बाहर निकालता है, यूरिन के रूप में देखिए बाहर निकलता है। तो पानी हमारे लिए क्या है, अच्छा, पानी जो होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। अगर हमारे शरीर का तापमान कम ज्यादा है तो पानी अगर हमारे शरीर में अच्छे से बैलेंस है तो हमारे शरीर का जो तापमान क्या रहता है, नॉर्मल बना रहता है। अगर उसी में इम्बैलेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, हमें जैसे फीवर हो गया और प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, चक्कर आने लगता है। देखो जब लोग होते हैं ना, ये कहीं जाते हैं धूप में, उनको बहुत चक्कर आने लगता है तो कहते हैं पानी इसको पिलाओ, पानी कमी हो जाती है। अब फिर देखिए, पसीना भी निकलता है पानी की वजह से ना। अगर पानी ना पियोगे तो पसीना होगा, हमें तो नहीं लग रहा होगा भी तो आप बहुत कमजोर हो जाओगे, बीमार भी हो जाओगे। और फिर देखिए, भूमि, जिस तरह और पदार्थ हमारे लिए आवश्यक हैं, जो संसाधन है, उसी तरह भूमि भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वायु और जल की तरह भूमि हमारे जीवन का आधार है। भूमि ना हो तो हम कहाँ रहेंगे, किस पे चलेंगे, मकान किस पे बनाओगे, खेती किस पे करोगे, गाड़ी किस पे चलाओगे, कहीं नहीं चला पाओगे ना। हवा में उड़ोगे क्या, हवा में खाना पकाओगे, हमें नहीं लग रहा कुछ कर पाओगे, टिक ही नहीं पाएगा। चूल्हा कहाँ लगाओगे, हवा में से रखोगे,
नहीं हो पाएगा। तो क्या है, पृथ्वी भी यानी भूमि भी हमारे लिए ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हवा महत्वपूर्ण है, जितना जल महत्वपूर्ण है, और भी जो है संसाधन उससे भी ज्यादा जरूरी भूमि है, जान लीजिए। और फिर आप लोग एक से एक प्रकार के फल खा रहे हो, अन्न खा रहे हो, एक से एक मिठाइयाँ खा रहे हो, मकान अच्छे अच्छे बना के रह रहे हो, किस पे, इस भूमि में ही तो। अभी भूमि ना हो, फल आम पा जाओ खाने को, और नहीं लगता है कि सब एरोपोनिक होंगे। एरोपोनिक भी तो लिए उसको एक आधार चाहिए, कहाँ से उसको टिकाओगे। तो इसलिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, खेती करते हो, वन है, जंगल है, उनके लिए आश्रय स्थल है, जो जंगली जीव हैं उनके लिए गुफा बना करके उसके अंदर रहते हैं। भाई उनके लिए मिट्टी की जो भूमि है बहुत ही आवश्यक है, नहीं होगा तो बेचारे कहाँ टहलेंगे, हमारे घर में आएंगे का, हमारा घर भी तो भूमि पे है, इसलिए समस्या है। तो इस तरह आप जान लीजिए कि दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे पहले हम लोग एक मकान में सब पूरा परिवार रहते थे, अब क्या हो गया, एक ही परिवार में कई लोग हो गए, उनको भी मकान चाहिए, तो जमीन तो कम है लेकिन जनसंख्या क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। इसलिए कहा भी गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें क्या करना चाहिए, सावधानी के साथ करना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा ना आने पाए। देखिए, अगर हम मिट्टी का बहुत दोहन करते हैं, क्या होता है, देखते हैं असामयिक रूप से कभी भूकंप आ जाता है, आता है ना, कहीं लैंडस्लाइड हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाता है, ये सब प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग करने के दुष्परिणाम होते हैं। इस तरह आज हमने क्या देखा, हमारे प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, उनका क्या उपयोग है, उनसे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह वे मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, और उनका हमें संरक्षण करना कितना जरूरी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही था, फिर अगली कक्षा में एक अलग नया टॉपिक लेकर के मिलते हैं। ठीक है, ओके।